नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज एडवांटेज असम 2.0 समिट का करेंगे उद्घाटन। 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। 2 दिन चलेगी समिट। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 घंटे रहेंगे मौजूद। निवेशकों से चर्चा भी करेंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन। कैग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट होंगी पेश। पहले दिन अंबेडकर भगत सिंह की तस्वीरों पर हुआ हंगामा। तेलंगाना टनल हादसा। 62 घंटे बाद भी हाथ खाली। 8 कर्मचारियों को बचाने का जिम्मा अब रैट माइनर्स पर। 6 मेंबर की टीम पहुंची। महाकुंभ का कल आखिरी दिन। आज फिर भारी भीड़। 63 करोड़ ने लगाई डुबकी। शहर के एंट्री पॉइंट पर जाम। हिमाचल में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली का तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा। गोवा कोंकण में हीट वेव जैसी कंडीशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज फिर शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। आज सुबह 11 बजे डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। रेखा गुप्ता सरकार विधानसभा में पेश करेंगी कैग की रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। रेखा गुप्ता सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी कैग रिपोर्ट। सीएम आवास को लेकर कैग रिपोर्ट में केजरीवाल पर आरोप लगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है और आज कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद पूरे हंगामे के आसार हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम आवास को लेकर कैग रिपोर्ट में केजरीवाल पर आरोप लगे। आज सुबह 11 बजे होगा डिप्टी स्पीकर का चुनाव। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें शीश महल केस और शराब घोटाला जैसे बड़े मुद्दे हैं इस कैग रिपोर्ट में। और आज ये कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है और आज विधानसभा में पेश की जाएगी कैग रिपोर्ट। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम आवास को लेकर कैग रिपोर्ट में केजरीवाल पर आरोप लगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज कैग रिपोर्ट सदन में सरकार के द्वारा पेश की जाएगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज दिल्ली विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज कैग रिपोर्ट, जिसका बीजेपी ने वादा किया था कि वो पेश करेगी विधानसभा में, और आज वो दिन आ गया है। अखिलेश जी, दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और दिल्ली विधानसभा सत्र की आज 11 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो एक बार फिर दिल्ली की विधानसभा में विपक्ष हंगामा कर सकता है और विधानसभा की कार्रवाई हंगामेदार हो सकती है। आज अगर बात की जाए तो दिल्ली की विधानसभा की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू होगी तो सबसे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद दोनों के सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा और धन्यवाद प्रस्ताव पर सबसे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बोलने का मौका मिलेगा। और जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपराज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव पर बोलना शुरू करेंगे तो बोलने के दौरान सबसे पहले वो अपनी कैग रिपोर्ट रखेंगी सदन के पटल पर और सदन की पटल पर रिपोर्ट रखने के बाद उस पर चर्चा होगी। ये कैग रिपोर्ट उस मुद्दे पर है जिसको विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से भुनाया था और इसको बेहद
तेज तर्राक और दावेदारी के साथ इस मुद्दे को उठाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आज उस कैग रिपोर्ट को रखा जाएगा जिसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास के तौर पर जिस आवास का पुनर्निर्माण और तमाम तरह के उसमें रिनोवेशन के काम किए, जिसमें एक लिमिट से ज्यादा पैसे का व्यय किया गया और जिसकी कैग ने ऑडिट की और कैग रिपोर्ट में ये अपना पाया कि यहाँ पर पैसे की बर्बादी की गई। पैसा जितना लगना चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा और पैसे को अलग अलग मदों में खर्च किया गया, जिसको लेकर कैग की रिपोर्ट आई थी। उसी कैग की रिपोर्ट अब दिल्ली की सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के विधानसभा सदन के पटल पर रखेंगी, जिस पर हंगामा भी हो सकता है। जी बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज फिर शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। आज सुबह 11 बजे डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलजी वीके सक्सेना का आज 11 बजे अभिभाषण होगा। दिल्ली विधानसभा में एलजी विनय सक्सेना का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के बाद सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी कैग की रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में एलजी विनय सक्सेना का आज अभिभाषण होगा, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता कैग रिपोर्ट पेश करेंगी। तो दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज दूसरा दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैग रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश करेंगी। तो एलजी विनय सक्सेना का 11 बजे अभिभाषण होगा। तो आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पक्ष और विपक्ष के बीच पूरे टकराव की उम्मीद है। 11 बजे उपराज्यपाल विनय सक्सेना का अभिभाषण होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैग रिपोर्ट पेश करेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, आज कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। कैग रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में कैग रिपोर्ट आई थी। कैग रिपोर्ट को लेकर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों के तरफ से तीखी बहस और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला था। वही कैग रिपोर्ट एक बार फिर चर्चा में है और चर्चा इस तरह से हो रही है कि उसको अब विधानसभा में दिल्ली की सरकार पेश करने जा रही, क्योंकि कैग रिपोर्ट में जब कैग के द्वारा ऑडिट किया गया था कि जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे उस दौरान उन्होंने अपने मुख्यमंत्री आवास के लिए आवंटित बंगले का पुनर्निर्माण कराया था। उसमें तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया था। तमाम तरह के ऐसे डिजिटल और तमाम तरह के ऐसे स्वचालित संसाधनों का वहां पर स्थापित किया गया था, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे कि पैसे की बर्बादी की। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने इस मुख्यमंत्री आवास को एक नया नाम भी दिया था, जिसे देश ही दुनिया के तमाम लोग अब शीश महल के नाम से जानते हैं। तो उसी की जांच कैग के द्वारा की गई थी और कैग की रिपोर्ट जो तैयार की गई थी, तो कैग ऑडिट रिपोर्ट में यह पाया गया था कि शीश महल यानी मुख्यमंत्री आवास के तौर पर जो बंगला आवंटित सरकार के द्वारा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते थे, उसको पैसे की अनियमितता की गई है, पैसे की बर्बादी की गई है और पैसे में उस लिमिट से ज्यादा खर्च किया गया है जितना खर्च नहीं होना चाहिए था। वही रिपोर्ट अब दिल्ली सरकार दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
पेश करेंगी और विधानसभा के सदन के पटल पर रखेंगी, जहां पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नोक-झोंक देखने को मिल सकती है और विपक्ष हंगामा भी कर सकता है। बिल्कुल देखना होगा कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद कौन से बड़े राज खुलेंगे। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन के दूसरे दिन कैग रिपोर्ट विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर हैं। असम में ही रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी असम के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एडवांटेज असम 2.0 निवेश बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन शुरू। तो आज असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज असम में ही रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी असम के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज असम में ही रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी असम के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके दौरे से जुड़ी खास बातें दर्शकों को बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के असम दौरे पर हैं और 2 दिन के असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की कई बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। इनमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो है वो असम ने अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करना, विकास की योजनाओं को बढ़ाना देना और वहां पर निवेश के नए रास्ते खोलने को लेकर एक बड़ी समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट को असम सरकार के तरफ से एडवांटेज असम 2 का नाम दिया गया है। एडवांटेज असम 2 समिट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एडवांटेज असम समिट 2 2 दिनों तक चलने वाली है और इसमें करीब 60 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। देश दुनिया के शामिल होने वाले उद्योगपति हैं, निवेश करने वाले उद्योगपति हैं, ये सभी समिट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समिट के उद्घाटन के बाद इन उद्योगपतियों के साथ चर्चा होगी और सीधे असम में विकास के नए रास्ते खोले जा सकते हैं, बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा सकता है, निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है, औद्योगिक घरानों को वहां हर सहूलियत के साथ निवेश के नए रास्ते खोले जाने हैं। इन तमाम चीजों को लेकर एडवांटेज असम 2 समिट का आयोजन हो रहा है। 2 दिन चलने वाली समिट में मंथन होगा, चिंतन होगा और आगे असम के विकास में कैसे तमाम उद्योगपति अपना योगदान दे सकते हैं और असम सरकार उनके लिए उद्योग लगाने, निवेश करने के लिए क्या छूटें दे सकती हैं और क्या सहायता असम सरकार उन उद्योगपतियों को कर सकती है ताकि वो आसानी से अपना कोई भी प्रोजेक्ट वहां पर लगा सकें, जिससे असम की जनता को उसका लाभ और रोजगार मिले और वहां के लोगों के लिए पर्यटन जैसे तमाम चीजें भी विकसित की जा सके। तो इन सब चीजों को लेकर एडवांटेज असम 2 समिट का जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री दौरे पर है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, आज कन्नौज के दौरे पर हैं।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ से कन्नौज के लिए जाएंगे। अखिलेश यादव स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिलेश यादव, आपको बता दें, स्वर्गीय प्रेमा देवी कायम सिंह यादव की स्मृति में कार्यक्रम और इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। सौरिख के शीतल सिंह लॉन्ग श्री इंटर कॉलेज में शिरकत करेंगे। तो आज कन्नौज के दौरे पर हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज कन्नौज जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा आज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से कन्नौज के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, स्वर्गीय प्रेमा देवी कायम सिंह यादव की स्मृति में कार्यक्रम और इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। लखनऊ से कन्नौज के लिए रवाना होंगे, आज कन्नौज के दौरे पर हैं अखिलेश यादव। स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ सौरिख के शीतल सिंह लॉन्ग श्री इंटर कॉलेज में भी शिरकत करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा है। लखनऊ से कन्नौज के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज कन्नौज के दौरे पर हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, स्मृति कार्यक्रम में शामिल होने वाले, इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं? देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सुबह तकरीबन 11:30 बजे लखनऊ के विक्रमादित्य स्थित अपने आवास से गाड़ी से यानी कि सड़क मार्ग के जरिए कन्नौज पहुंचेंगे और कन्नौज जिले में जो शीतल सिंह गौर श्री इंटर कॉलेज है सकरावा रोड पर सलेमपुर सकौली सौरिक मार्ग पर, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित होगा स्वर्गीय श्रीमती प्रेमा देवी और स्वर्गीय कायम सिंह यादव। वहां पर उनकी स्मृति में जो आयोजित कार्यक्रम है वहां पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम में आयोजित होने के साथ में जो बातें हैं वो अपनी रखेंगे और तमाम जो समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता है कन्नौज जिले से और वरिष्ठ नेता है वो उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो आज जब अखिलेश यादव कन्नौज जाएंगे तो जरूर ये भी कहा जा सकता है कि जो कन्नौज में जो बैठक है समाजवादी पार्टी की वो भी देखने को मिल सकती है और इस पर अखिलेश यादव कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी बातें मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज कन्नौज के दौरे पर हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से कन्नौज के लिए रवाना होंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा के बाहर आत्मदाह के प्रयास का मामला। आपको बता दें, बुजुर्ग दंपति द्वारा किया गया था आत्मदाह का प्रयास। पुलिस ने देर रात हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की। हेड कांस्टेबल इंद्रासन ने दर्ज कराई एफआईआर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अज्ञात के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ कानपुर के रहने वाले हैं बुजुर्ग दंपति। बुजुर्ग दंपति को कई लोगों ने ये राय दी थी,
विधानसभा के बाहर आत्मदाह के प्रयास करने की राय दी थी। पुलिस की तरफ से कहा गया है आत्मदाह के प्रयास में मुकदमे में कार्रवाई और बात सुनी जाएगी। आपको बता दें, कानपुर में बेटी के अपहरण के बाद से कार्रवाई न होने से ये बुजुर्ग दंपति परेशान थे और कार्रवाई न होने से और बेटी न मिलने से परेशान हैं बुजुर्ग दंपति। 5 महीने बीत जाने के बाद भी लापता है 26 वर्षीय बेटी। पुलिस लापरवाही और अपराधियों से सांठगांठ का आरोप लगाया है। अज्ञात के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर पुलिस लोगों की तलाश में जुटी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि विधानसभा के बाहर बुजुर्ग दंपति ने आत्मदाह का प्रयास किया है, हालांकि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही निकलकर सामने आई है कि 5 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी जो बेटी गुम हुई है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। शिवा, हमारी आवाज आप तक आ रही है? शिवा से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा के बाहर बुजुर्ग दंपति ने आत्मदाह का प्रयास किया। कानपुर के रहने वाले हैं बुजुर्ग दंपति, जिनको लोगों ने ये राय दी कि विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने का ये बुजुर्ग दंपति की तरफ से प्रयास किया गया। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानपुर में बेटी के अपहरण के बाद से कार्रवाई न होने से ये बुजुर्ग दंपति परेशान थे। कानपुर के रहने वाले हैं बुजुर्ग दंपति। 5 महीने बीत जाने के बाद भी लापता है 26 वर्षीय बेटी, जिसके कारण विधानसभा के बाहर बुजुर्ग दंपति ने आत्मदाह का प्रयास किया। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस लोगों की तलाश में जुटी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 5 महीने से इनकी बेटी का अपहरण हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब ये आत्मदाह का प्रयास किया गया है। शिवा, बिल्कुल, कानपुर जिले से लखनऊ आकर के पहुंचे राकेश दुबे और उनकी पत्नी निर्मला ने कल विधानसभा के 5 नंबर गेट के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था। खुद पर पेट्रोल डाल करके आग लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसी दौरान जब अंदर विधानसभा सत्र चल रहा था तो बाहर तमाम पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद थे और उन्होंने उन लोगों को बचा लिया था। उन लोगों ने बताया कि उनकी बेटी जो है उनका 5 महीने पहले अपहरण हो गया, जो 26 साल की आकांक्षा है, और उसी को लेकर के वो लगातार पुलिस अफसरों के चक्कर तक लगा रहे हैं। कानपुर नगर में बिल्लौर थाने से लेकर के पुलिस कमिश्नर तक कई बार हो गए, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं हुई और अंत में उनको लखनऊ के विधानसभा सामने आकर के आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले पर छानबीन की तो पता लगा किसी ने इन दोनों पति पत्नी यानी कि बुजुर्ग दंपति को ये एक आइडिया दिया था कि अगर विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने का ये लोग प्रयास करेंगे तो कार्रवाई तत्काल होगी और इनकी बात भी सुनी जाएगी। तो इस पूरे मामले पर जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो हेड कांस्टेबल है, उनकी तरफ से हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर की जो धारा है वो बीएनएस की धारा 108 है, जो आत्महत्या के उकसाने के लिए है, वो अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है। तो पुलिस की, हजरतगंज पुलिस की खासतौर से तफ्तीश यही होगी कि कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुजुर्ग दंपति को कानपुर जिले से लखनऊ का रास्ता दिखाया और इनको आत्मदाह प्रेरित करने के लिए उनको लखनऊ भेजा था। तो उन लोगों की तलाश भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और दोनों दंपतियों से पूछताछ के माध्यम से की जाएगी और जरूर उन लोगों की गिरफ्तारी लखनऊ पुलिस सुनिश्चित करेगी जिन लोगों ने इन दोनों लोगों को यानी कि बुजुर्ग माँ बाप को इस आत्मदाह के प्रेरित करने के लिए लखनऊ विधानसभा पहुंचाया था। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं, क्योंकि 5 महीने बीत जाने के बाद भी आरोप लगाया गया कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिवा, देखिए, बिल्कुल कानपुर पुलिस पर ये आरोप लगा है कि कानपुर में पुलिस कमिश्नर से लेकर के थाने तक यानी कि एडीसीपी, एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर सभी लोगों के पास ये बुजुर्ग दंपति गए और उन्होंने आरोप भी लगाया कि जो लोग इस अपहरण कांड में शामिल है उसमें से एक प्रदीप सिंह नाम का हिस्ट्री शीटर है और उसका एक अन्य सहयोगी है जो उसी गांव में जहां पर ये दंपति रहते हैं उसी गांव के रहने वाले हैं। लेकिन आरोप ये भी है कि अपराधियों से साठगांठ करके लोकल पुलिस ने उन
अपराधियों को न सिर्फ बचाया बल्कि उनकी बेटी को ढूंढने में असमर्थ रही है। हालांकि वो इस बात को स्वीकार करते कि इतने महीनों बाद अगर उनकी बेटी नहीं मिली है तो हो सकता है उसकी हत्या कर दी गई हो, तो उनको उनकी लाश भी चाहिए। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर लगता है कि कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है और पीड़ित दंपतियों को आश्वासन भी नहीं दे पा रही है, और इसीलिए शायद उन्होंने लखनऊ का रास्ता चुना और सीधे सीधे मुख्यमंत्री को दस्तक देने की कोशिश की कि कानपुर पुलिस किस तरीके से इस पूरे केस में हीला हवाली कर रही है। लेकिन लखनऊ तक अगर कल ये मामला पहुंचा है तो जरूर पुलिस कमिश्नर से भी अफसरों ने बातचीत की होगी और हमें लगता है कि इस पूरे मामले पर एक टीम गठित होगी। लेकिन बड़ा सवाल है, बार बार यही उठता है कि कानपुर जिले में कमिश्नरी लागू है और ऐसे में कमिश्नरी में तमाम जो आईपीएस अधिकारी है, पीपीएस अधिकारी है, वो रहते हैं, उनकी जनसुनवाई का समय भी होता है, लोग उनसे मिलने भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है और मिसकम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से दंपत्ति जो है उनको सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। अब लखनऊ पुलिस की तफ्तीश ये होगी कि जिन लोगों ने भी लखनऊ को इन दंपत्ति का रास्ता दिखाया है कि वहां पर जाके आत्मदाह का प्रयास करिए तो आपके केस पर सुनवाई होगी, तो लखनऊ की हजरतगंज पुलिस उन लोगों को पकड़ने का, उन लोगों को गिरफ्तार करने का काम जरूर करेगी। बिल्कुल शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा के बाहर बुजुर्ग दंपति ने आत्मदाह का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीआरपीएफ में तैनात जैतपुर के युवक ने की सुसाइड। परिजनों के मुताबिक आत्महत्या नहीं कर सकता बेटा। परिजनों का ये कहना है कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। 2021 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था गिरिराज। ड्यूटी के दौरान गोली मारकर सुसाइड की मिली सूचना। पैतृक गांव कान्हरपुरा पहुंचेगा जवान का शव, और इसी को लेकर परिजनों ने जांच की मांग की है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले को लेकर परिजनों ने जांच की मांग की है। उनका कहना है कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। सीआरपीएफ में तैनात जैतपुर के युवक ने सुसाइड किया। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, और परिजनों का कहना है कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। 2021 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था युवक। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2021 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था युवक, और युवक ने आत्महत्या की। लेकिन परिजनों का कहना है कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता और उनकी मांग है इस मामले की जांच की जाए। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिजनों ने इस मामले को लेकर जांच की मांग की है। सीआरपीएफ में तैनात जैतपुर के युवक ने सुसाइड किया। परिजनों के मुताबिक उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। आपको बता दें, 2021 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था युवक, और परिजनों ने जांच की मांग की है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीआरपीएफ में तैनात युवक ने की आत्महत्या। 2021 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था युवक। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, और इसी के साथ उन्होंने जांच की मांग की है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीआरपीएफ में तैनात युवक ने सुसाइड किया। परिजनों के मुताबिक आत्महत्या नहीं कर सकता बेटा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब खबर बिजनौर से है, जहां गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर हुई। इस हादसे में बाइक सवार एक की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा
गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक बेटी की शादी के कार्ड बांटकर लौट रहा था। नगीना देहात थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। नगीना देहात थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर हुई। इस हादसे में बाइक सवार एक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। नगीना देहात थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आगरा से है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारात चढ़ाई के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग की। 2 युवकों के गोली लगी। शादी कार्यक्रम में हड़कंप मचा। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, गोली लगने से डीजे संचालक और किशोर घायल हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की जांच में पुलिस जुटी। और इसी के साथ चिकित्सकों ने घायलों को हायर सेंटर रेफर किया। बाह थाना के गांव नरहौली बीती रात का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर। जहां बारात चढ़ाई के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग की। 2 युवकों के गोली लगी और शादी कार्यक्रम में हड़कंप मचा। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, और गोली लगने से डीजे संचालक और किशोर घायल हुआ। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की जांच में जुटी। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारात चढ़ाई के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग की। फायरिंग से 2 लोग घायल हुए, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ के संबंध में एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अखिलेश ने महाकुंभ पर राजनीतिक अवसरवाद की बात कही है। महाकुंभ में अपनों की तलाश और आत्म प्रचार पर कटाक्ष। अखिलेश ने महाकुंभ पर राजनीतिक
अवसरवाद की आलोचना की। महाकुंभ में अपनों की तलाश और आत्म प्रचार पर कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने अशोभनीय कथनों पर चिंता जताई है। महाकुंभ में शब्दों के चयन पर अखिलेश यादव का महत्वपूर्ण संदेश। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। महाकुंभ के संबंध में एक्स पर पोस्ट किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश ने महाकुंभ पर राजनीतिक अवसरवाद की आलोचना की। तो अखिलेश ने महाकुंभ पर राजनीतिक अवसरवाद की आलोचना की है। महाकुंभ में अपनों की तलाश और आत्म प्रचार पर कटाक्ष। अखिलेश यादव ने अशोभनीय कथनों पर चिंता जताई। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। महाकुंभ के संबंध में उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। अखिलेश ने महाकुंभ पर राजनीतिक अवसरवाद की आलोचना की है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की और इसी के साथ अशोभनीय कथनों पर उनकी तरफ से चिंता जताई गई है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ के संबंध में एक्स पर पोस्ट साझा किया। अखिलेश ने महाकुंभ पर राजनीतिक अवसरवाद की आलोचना की। महाकुंभ में अपनों की तलाश और आत्म प्रचार पर कटाक्ष। अखिलेश ने महाकुंभ पर राजनीतिक अवसरवाद की आलोचना की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया। महाकुंभ में शब्दों के चयन पर अखिलेश यादव का महत्वपूर्ण संदेश। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। महाकुंभ के संबंध में एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। महाकुंभ पर राजनीतिक अवसरवाद की आलोचना की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का मुखबा दौरा स्थगित हो गया है। उत्तरकाशी के मुखबा का दौरा स्थगित। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मार्च में आएंगे। बारिश और बर्फबारी का अलर्ट को लेकर यह दौरा स्थगित किया गया। बारिश और बर्फबारी का अलर्ट को लेकर यह दौरा स्थगित किया गया है। मौसम विभाग ने 27 फरवरी का अलर्ट जारी किया। राज्य सरकार ने 27 फरवरी को पीएम के आने की तैयारी की थी। अब प्रधानमंत्री के 5 मार्च तक मुखबा और हर्षिल आने की संभावना है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखबा दौरा स्थगित कर दिया गया है। उत्तरकाशी के मुखबा का दौरा स्थगित हुआ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अब मार्च में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। बारिश और बर्फबारी का अलर्ट और इसी को लेकर अब उनका दौरा स्थगित किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखबा का दौरा स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 27 फरवरी का अलर्ट जारी किया था। आपको बता दें, राज्य सरकार ने 27 फरवरी को पीएम मोदी के आने की तैयारी की थी और अब ये दौरा स्थगित कर दिया गया है। अब 5 मार्च तक मुखबा और हर्षिल आने की संभावना है। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखबा दौरा स्थगित किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बलिया की। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़े को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यूपीएससी द्वारा 15 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति फर्जी निकली है। तो बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएमओ के निरीक्षण में स्टाफ नर्स से सवाल पूछे गए। स्टाफ नर्सों ने नहीं दिया जवाब, तो ये जांच शुरू हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़े को लेकर बलिया से ये बड़ी खबर सामने आई है। यूपीएससी द्वारा 15 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति फर्जी निकली। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, सीएमओ के निरीक्षण में स्टाफ नर्स से सवाल पूछे गए। स्टाफ नर्सों ने उसका जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये जांच शुरू हुई। सवालों से नहीं मिला संतोषजनक जवाब। स्टाफ नर्स की जगह दूसरे लोग नौकरी कर रहे थे। फर्जी नियुक्ति स्टाफ नर्सों ने 80 लाख का पेमेंट लिया। सीएमओ द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम ने खुलासा किया। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, 15 स्टाफ नर्सों के खिलाफ सीएमओ ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कराई है और सभी 15 फर्जी स्टाफ नर्स नौकरी छोड़कर फरार हुई। तो बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग के फर्जीवाड़े को लेकर बड़ी खबर सामने आई। यूपीएससी द्वारा 15 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति फर्जी निकली। सीएमओ के निरीक्षण में स्टाफ नर्स से सवाल पूछे गए, जिनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद जांच शुरू हुई और ये 15 फर्जी स्टाफ नर्सों का खुलासा हुआ है, जिनकी नियुक्ति फर्जी तरीके से की गई। सवालों से संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद जांच हुई। तो स्टाफ नर्स की जगह दूसरे लोग नौकरी कर रहे थे। फर्जी नियुक्त स्टाफ नर्सों ने 80 लाख का पेमेंट लिया। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, सीएमओ द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम ने खुलासा किया है। स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़े को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपीएससी द्वारा 15 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति फर्जी निकली और सभी 15 फर्जी स्टाफ नर्स नौकरी छोड़कर फिलहाल फरार हुए। सीएमओ के निरीक्षण में सवाल किए गए। सवालों का संतोषजनक जवाब स्टाफ नर्सों की तरफ से नहीं दिया गया, जिसके बाद जांच शुरू हुई और ये 15 फर्जी स्टाफ नर्स पाई गई। स्टाफ नर्स की जगह दूसरे लोग नौकरी कर रहे थे। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी नियुक्त स्टाफ नर्सों ने 80 लाख का पेमेंट लिया। सीएमओ द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम ने खुलासा किया। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़े को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई। यूपीएससी द्वारा 15 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति फर्जी निकली। सीएमओ के निरीक्षण में स्टाफ नर्सों से सवाल किए गए और उन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद जांच शुरू हुई और ये 15 फर्जी नियुक्ति पाई गई हैं। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की बात में एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाराबंकी से, जहां ट्रक की टक्कर से 3 सगे भाइयों में 2 की मौत। विपरीत दिशा से जा रहे तीनों बाइक सवार। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, ट्रक ने रौंदा, 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने मृतकों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं। और घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, बसंतपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे घायल और मृतक लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे का ये पूरा मामला है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक की टक्कर से 3 सगे भाइयों में 2 की मौके पर ही मौत हुई। विपरीत दिशा से जा रहे तीनों बाइक सवार। ट्रक ने रौंदा, 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हुई। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं।
और देश की बात में अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला ने बालकनी से लटक कर की आत्महत्या। घर की बालकनी में महिला का लटका मिला शव। आपको बता दें, गृह कलेश के चलते महिला ने आत्महत्या की। उम्र दराज व्यक्ति से महिला की शादी हुई थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विजयगढ़ थाना इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर, जहां बालकनी से लटककर महिला ने की आत्महत्या। गृह कलेश के चलते महिला ने आत्महत्या की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, उम्र दराज व्यक्ति से महिला की शादी हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बालकनी से लटककर महिला ने की आत्महत्या। विजयगढ़ थाना इलाके की ये घटना। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।